चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो पार्ट 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 तक के अगर वीडियो को आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सारे वीडियो को पहले वॉच करें। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखते हैं तो ये आपको समझ में पूरी तरह से नहीं आएगी कि किस अवस्था में उत्पादन कार्य लाभप्रद होगी और आपको किस अवस्था में उत्पादन करना होगा जिससे आपको अधिकतम लाभ मिल सके। ठीक है, तो मैंने आपको 3 अवस्था बताई थी। ठीक है, पहला बताया था कि उत्पादन की पहली अवस्था, उत्पादन की दूसरी अवस्था, उत्पादन की तीसरी अवस्था। ये तीनों मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस अवस्था में उत्पादन कार्य लाभप्रद है। तो एक विवेकशील उत्पादक सदैव द्वितीय अवस्था में उत्पादन कार्य करना पसंद करेगा। ठीक है, अगर एक विवेकशील और समझदार अगर व्यक्ति है, ठीक है, अगर उत्पादक है, उत्पादन करने वाला व्यक्ति है, तो वह क्या करेगा कि वह द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रथम अवस्था जो है कहाँ से कहाँ तक था, तो ओ से एन तक था। कहाँ से था? ओ से एन तक। ठीक है, द्वितीय अवस्था जो थी हमारी वो ओ से एस तक थी। ठीक है, और तीसरी अवस्था जो थी इससे अधिक थी। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि प्रथम अवस्था में जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, प्रथम अवस्था में जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो तीनों में बढ़ता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ता है हमारा बढ़ती दर से, फिर बढ़ता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी, और मार्जिनल प्रोडक्ट, तीनों हमारे क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तब कुल उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि अविभाज्य स्थिर साधन होती है उनका पूर्ण विदोहन होने लगता है। ठीक है, प्रथम अवस्था में ही यदि उत्पादन कार्य रोक देता है, अगर प्रथम स्टेज में ही क्या करे, अगर उत्पादक उत्पादन करना रोक दे, तो इसका अर्थ है कि वह उस अतिरिक्त लाभ से वंचित है जिसे वह परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयां उत्पादन क्षेत्र में लगाकर प्राप्त कर सकता था या कर सकता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ कहना क्या चाह रहा है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक फील्ड है। ठीक है, इस फील्ड में, ठीक है, इस फील्ड में मान लेते हैं कि 1 क्विंटल, ठीक है, 1 क्विंटल क्या होता है, हमारे पास धान की उपज होती है, और इसमें 10 श्रमिकों की आवश्यकता है। तभी क्या होगा कि इसका पूरा पूरा विदोहन हो पाएगा। ठीक है, इस पूरे फील्ड का, ठीक है, इतना सा भी जगह नहीं बचेगा, सभी का उपयोग हो जाएगा। ठीक है, 10 लेबर में अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर स्टार्टिंग से अगर आते हैं तो अगर 1 लेबर लगाते हैं, ठीक है, अगर 1 लेबर लगाते हैं, ये फील्ड जो है हमारा ये स्थिर है, इसको परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, इसी फील्ड में 1 लेबर हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अगर 1 लेबर लगाते हैं तो इस फील्ड में वो कितना उत्पादन कर पाएगा? पूरी तरह से तो उत्पादन नहीं कर पाएगा अकेले। ठीक है, तो इस तरह से दूसरी अगर जब हम लोग लगाएं तो कुछ इसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, इस भूमि का उपयोग बढ़ जाएगा। ठीक है, अत्यधिक उपयोग होने लगेगा। जब हम लोग तीसरा लेबर लगाएंगे तो और भी इसका इतना से इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर और 1 लेबर बढ़ाए तो ये और इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लेबर बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये इतना ही लेबर में क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग फिर क्या करते हैं, इसी को बोला जाता है कि प्रथम अवस्था। ठीक है, और द्वितीय अवस्था में फिर क्या होता है कि ये स्थिर हो जाता है। जब हम लोग उत्पादन जैसे और 1 लेबर अगर बढ़ाते हैं तो हम लोग इसको और अच्छी तरीके से फसल 2 लगाते हैं तो इसको और अच्छी तरह से उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन और इसमें अगर लेबर लगाते जाएं, ठीक है, तो ये हमारे घाटा हो सकता है। ठीक है, जिसको तृतीय अवस्था में गिना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो इसका अर्थ यह हुआ, यहां तक हुआ था। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि अविभाज्य स्थिर साधनों का पूर्ण विदोहन हो जाता है प्रथम अवस्था में ही यदि उत्पादक उत्पादन कार्य रोक देता है, तो इसका अर्थ है कि वह उस अतिरिक्त लाभ से वंचित है। ठीक है, अगर प्रथम अवस्था में ही वह अपना लाभ, अतिरिक्त लाभ से वंचित हो जाएगा। ठीक है, अगर वो प्रथम अवस्था में ही अपना लेबर बढ़ाना
कम कर दे, जिसे वह परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयां उत्पादन क्षेत्र में लगाकर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उत्पादक के लिए लाभप्रद यह है कि परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को उत्पादन क्षेत्र में तब तक बढ़ाया जाए जब तक कि उसे कुल उत्पादकता में तीव्र वृद्धि प्राप्त होती। जब तक उसका उत्पादन बढ़ रहा है तब तक हमें लेबर लगाते रहना चाहिए, ठीक है। जब उसका उत्पादन स्थिर हो जाए तो हमें लेबर लगाना रोक देनी चाहिए। एक विवेकशील उत्पादक इस प्रकार परिवर्तनशील इकाइयों से कम का प्रयोग करेगा। परिवर्तनशील साधन की ओएन परिवर्तनशील साधन की ओएन मात्रा, ठीक है। तो ओएन मात्रा जो होती है वो हमारी प्रथम स्टेज को दिखाती है, ठीक है। ओएन इकाइयों से कम का प्रयोग नहीं करेगा। परिवर्तनशील साधन की ओएस इकाई पर साधन की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, और इस समय हमारा क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है ओएस पर क्या होता है, शून्य हो जाता है। और टोटल प्रोडक्ट क्या होती है, अधिकतम होती है, और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, इस तरह से, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा शून्य होता है, और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, यहां से ये इस तरह से ऐसे होता है, ठीक है। और टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, ये बढ़ती हुई होती है, ठीक है। जब ये शून्य होता है तो टोटल प्रोडक्ट क्या होती है, अधिकतम होती है। शून्य तथा इसके बाद साधन की, ठीक है, यहाँ साधन होगा फ्रेंड, ठीक है। साधन की सीमांत उत्पादकता क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है। अगर और भी अगर हम लेबर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसका उत्पादन जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा और उसका उत्पादन भी घट जाएगा, ठीक है। और एवरेज प्रोडक्शन भी घट जाएगा, हर कुछ हमारा घटने लगेगा, जिसका अर्थ है कि इस तृतीय अवस्था में उत्पादन को लाभ में कमी होगी। अतः उत्पादक परिवर्तनशील साधन की ओएस इकाई से अधिक प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। ओएस इकाई तक ही प्रयोग करेगा, सेकेंड स्टेज तक ही प्रयोग करेगा। द्वितीय अवस्था साधन की ओएन मात्रा से अधिक और ओएस मात्रा से कम, ठीक है, ये सेकेंड स्टेज में ही उत्पादन करना पसंद करेगा, ठीक है। उत्पादन को संभव एवं लाभदायक बनाती है। द्वितीय अवस्था में साधन की सीमांत उत्पादकता घट तो रही है किंतु धनात्मक है। द्वितीय अवस्था में साधन की सीमांत उत्पादकता घट रही है लेकिन वो धनात्मक है, ठीक है। वो तृतीय अवस्था में जाने के बाद क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है, जो कुल उत्पादकता में कुछ ना कुछ वृद्धि अवश्य करेगी, जो कुल उत्पादकता में वृद्धि करेगी। घटती सीमांत उत्पादकता उत्पादन के लिए खतरे की सूचना अवश्य देती है, किंतु घटती सीमांत उत्पादकता शून्य तक पहुंचकर ऋणात्मक भी हो सकता है। उत्पादक तृतीय अवस्था के आरंभ होने के पहले ही अपने उत्पादन स्तर को नियंत्रित करता है। इस प्रकार द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन कार्य योग्य है, ठीक है। इसलिए किसी को भी क्या करनी चाहिए, सेकंड स्टेज में ही उत्पादन करनी चाहिए, ठीक फ्रेंड। ये मैं आपको क्लास 12th की पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्लास 12th का पढ़ा रहा हूँ। तो आप जो है मेरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते आइए, ठीक है, तभी आपको पूरा क्लियर होगा, ठीक है। वो जितना भी था वो सेकेंड थर्ड वीडियो से ही रिलेटेड था, ठीक है। अब ये हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, अगला टॉपिक। तो ये हमें क्या कहता है कि परिवर्तनशील प्रतिफलों के लागू होने के कारण, तो परिवर्तनशील जो प्रतिफल होते हैं उसके लागू होने के क्या क्या कारण हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर होना। क्या होता है कि एक या एक से अधिक साधन का स्थिर होना, ये कब होता है, ये अल्पकाल में होता है, ठीक है। या एक साधन स्थिर रहेंगे या एक से अधिक साधन भी स्थिर हो सकते हैं, और कुछ साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ये हमें अल्पकाल में देखने को मिलता है। तो जब अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए एक मात्रा, यानी कि एक साधन की मात्रा, जैसे मान लेते हैं श्रम की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है जितने भी साधन होते हैं जैसे भूमि, ट्रैक्टर, इन सभी को जो है स्थिर रखते हैं, और साधन यानी कि श्रम की मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो परिवर्तनशील साधन श्रम का स्थिर साधनों के साथ अनुपात परिवर्तन होता चला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे श्रम को बढ़ाते जाते हैं हमारा उत्पादन कुछ देर तक बढ़ता है, ठीक है, फिर उसके बाद स्थिर होता है, फिर हमारा उत्पादन घटने लगता है। उसी को हम लोग कहते हैं घटती सीमांत उत्पादकता नियम। तो स्थिर साधनों के साथ अनुपात परिवर्तन होता चला जाता है। दूसरे शब्दों में बढ़ती हुई श्रम मात्रा को स्थिर साधनों की ओर कम मात्रा के साथ काम करना पड़ता है। जैसे ऐसी दशा में श्रम की उत्पादकता कम होती चली जाती है और उत्पत्ति ह्रास नियम
लागू हो जाता है। अगर हम लोग श्रम की मात्रा को बढ़ाते जाएं स्थिर साधनों में तो ह्रास नियम लागू हो जाता है अंत में। ठीक है, साधनों की अविभाज्यता, स्थिर साधन को हम लोग अल्पकाल में नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के अधिकांश साधन अविभाज्य होते हैं, यानी उसको बंटवारा नहीं कर सकते हैं। ये अविभाज्य साधन अनुकूलतम बिंदु की प्राप्ति तक उत्पादकता को बढ़ाती है। जितना उसका कैपेसिटी है स्थिर साधन का उतना वो उत्पादन को बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो वो क्या करेगा, ह्रास में चली जाती है, यानी वो उत्पादन कम कर सकता है अगर हम लोग उसमें ज़्यादा फोर्स डालें तो। ठीक है, किंतु जब अनुकूलतम बिंदु की प्राप्ति के बाद भी साधनों का निरंतर उपयोग जारी रहता है तब साधनों की उत्पादकता घटने लगती है और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। तो हम लोगों ने दो तरीके पढ़े कि उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने के नियम में। तीसरा जो है हमारा है उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण स्थानापन्न ना होना। जो उत्पत्ति का जो साधन, जो उत्पादन करने के लिए जो साधन है हमारे पास, उसी के जैसा और भी साधन ना होना। श्रीमती जॉन रॉबिन्स साधनों की अपूर्ण स्थानापन्न की उत्पत्ति का ह्रास नियम की क्रियाशील का मुख्य कारण मानती है। उनके अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर केवल एक सीमा तक ही प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उनके अनुसार उत्पत्ति के विभिन्न साधन परस्पर अपूर्ण स्थानापन्न होते हैं, जिसके कारण सीमित साधनों की कमी को किसी अन्य साधन से पूरा नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में साधनों की स्थानापन्नता की लोच अनंत नहीं होती, जिसके कारण घटते प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, साधनों की सीमितता। अब साधनों की सीमितता भी हमारे पास है। ठीक है, साधन तो बहुत ज़्यादा है नहीं, साधन हमारे पास क्या है, सीमित है। कुछ उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति स्थिर एवं सीमित होते हैं। ठीक है, जैसे भूमि, ये हमारे पास क्या है, स्थिर है। अतः जब एक उत्पादक किसी साधन की पूर्ति को नहीं बढ़ा पाता है, किसी एक साधन की पूर्ति को नहीं बढ़ा पाता है तो उस साधन की सीमित मात्रा से ही काम चलाना पड़ता है। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा डिमांड है आलू की। ठीक है, तो क्या हम लोग इस सीमित साधन से सभी को आलू का उत्पादन यानी प्रोडक्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सभी की पूर्ति कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ कह रहा है कि जो स्थिर जो साधन है उसमें कितनों भी हम लोग परिवर्तनशील साधन लगा दे, हम सभी लोगों को पूर्ति नहीं कर सकते। इसके लिए हमें और भी भूमि चाहिए। परिणाम स्वरूप सीमित साधन का अन्य परिवर्तनशील साधनों से प्रयोग अनुपात बदलता जाता है और उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशील जारी हो जाता है। इस नियम के महत्व क्या क्या है? तो अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम, यह नियम केवल कृषि पर ही लागू नहीं होता। जो नियम का महत्व है यह सिर्फ कृषि पर ही लागू नहीं होता, बल्कि खनन, मछली पालन, उद्योग, मकान निर्माण आदि सभी उत्पादन क्षेत्रों में क्रियाशील होने के कारण इस नियम का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है और सभी जगह लागू होने के कारण क्या होता है, इसका क्षेत्र जो है बहुत ही बड़ा है, विशाल है। घटते प्रतिफल की व्यवहारिकता को देखते हुए विकिस्टीड ने कहा कि घटते प्रतिफल का नियम उतना ही सार्वभौमिक है जितना कि जीवन का नियम। ठीक है, जैसे हमारे जीवन का उम्र भी क्या होता है, एक समय जो होता है हम लोग बढ़ते जाते हैं। ठीक है, बढ़ने के बाद एक स्थिर आता है, हम लोग रुक जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या होते हैं, घटने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग मरने का इंतजार करते हैं कि हम लोग कब मरेंगे। ठीक है, इस तरह से होता है इसमें भी। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आधार, माल्थस ने कहा कि जनसंख्या हमारे लिए घातक सिद्ध भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हमारी घटती सीमांत उत्पादकता को बताती है। माल्थस का सिद्धांत यह बताता है कि देश में खाद्यान्नों के उत्पादन, जितने भी खाद्यान्न है हमारे पास, उनके उत्पादन में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से कम होती। जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उससे कम क्या हो रहा है, खाद्यान्न बढ़ रही है। ठीक है, जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये बात आपको पता होगी। खाद्यान्नों में धीमी वृद्धि का कारण उत्पत्ति ह्रास नियम ही है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का आधार, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का आधार क्या कहता है? तो इस सिद्धांत में उत्पत्ति के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार पुरस्कार दिया जाता है। उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता घटती हुई होती है। ठीक है फ्रेंड, एक क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर प्रभावित करता है।
ठीक है, ये एक क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को कैसे प्रभावित करता है? तो एक क्षेत्र में जनसंख्या उत्पत्ति के अन्य साधनों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है। जितनी साधन नहीं है उससे ज़्यादा क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती है। तब वहाँ उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण उस क्षेत्र के लोगों का रहन सहन स्तर गिर जाता है। ठीक है, आविष्कारों एवं खोजों के लिए प्रेरणादायक उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को स्थगित करने के लिए अनेक आविष्कार एवं खोज करने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार उत्पत्ति ह्रास नियम सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दृष्टि दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग पढ़े कि नियम का महत्व पढ़े, ठीक है अभी, और इससे पहले पढ़े परिवर्तनशील प्रतिफलों के लागू होने के कारण। ठीक है फ्रेंड, तो आप जो है अगर आपको समझ में ना आए तो इसे एक बार और वीडियो को शुरू से देखिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये सब आपके एग्जाम में जल्दी नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे थोड़ा स्पीड में करा दिया। ठीक है, ये आपके लिए जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप यहाँ से थोड़ा पानी उनी पी लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल ये होता है रिटर्न्स टू स्केल। ये पैमाने का प्रतिफल क्या होता है? तो पैमाने के प्रतिफल को हम लोग दीर्घकालीन अवधारणाएं भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दीर्घकालीन अवधारणा भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करता है। जो उत्पादन फलन जो होती है, जो इनपुट और आउटपुट के फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। तो इसको जो क्या करती है, वो दीर्घकालीन अवधारणा को सूचित करती है, यानी लंबे टाइम इसमें देता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए दीर्घकाल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता है। सभी साधनों को हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, जैसा मन चाहे वैसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत लंबा समय है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों को मिल जाता है पैमाने के प्रतिफल में। सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं कि सभी जितने भी साधन होते हैं उनको परिवर्तनशील हो जाते हैं, इसमें कोई भी स्थिर नहीं होता है, तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। जैसा चाहे जितना उत्पादन करने वाला मशीन बनाना चाहिए उतना बना सकते हैं, जितना आलू हम लोग उत्पादन करना है उतना हम लोग जमीन भी ले सकते हैं, इतना हमारे पास समय होता है। तभी उत्पत्ति साधनों के परिवर्तनशील होने के कारण उत्पादन का पैमाना परिवर्तित किया जा सकता है। तभी क्या किया जा सकता है, जितने भी उत्पत्ति के साधन होते हैं, उत्पत्ति के साधन किसको कहा जाता है? जो उत्पादन करता है। ठीक है, कि परिवर्तनशील होने के कारण वो परिवर्तनशील होता है। ठीक, उसको हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं, के कारण उत्पादन का पैमाना परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, उत्पादन का पैमाना पहले हम लोग मान के चलते हैं, हम लोग 1 एकड़ में उत्पादन करते थे, तो हम लोग 2 एकड़ में उत्पादन भी कर सकते हैं। ठीक है, उत्पादन तकनीक में सुधार, जैसे श्रम विभाजन में भी सुधार हो जाती है। विशिष्टीकरण आदि उत्पादन की आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती है। आंतरिक एवं बाह्य बचतें, आंतरिक मतलब क्या होता है? ठीक, जैसे मान लेते हैं सर्कल है, तो ये अंदर के भाग को आंतरिक और ये बाहर के भाग को बाहरी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारी बचत होती है। ठीक है, घर के लोग कहीं काम करते हैं तो वहाँ हमारे आंतरिक बचतें हो गए। अगर लोग बाहर से अगर काम करने आ रहे हैं हमारे, और उन काम से, उनके काम करने से हमारे जो बेनिफिट हो रहे हैं उसको बोलते हैं बाहरी बचतें। तो किंतु ये आंतरिक एवं बाह्य बचतें सदैव अस्थायी नहीं रहते हैं, ये सदैव स्थायी नहीं रहते। ठीक है, बल्कि ये हानियों में भी परिवर्तन हो जाते हैं। बल्कि कुछ समय के बाद यह बचतें, या ठीक है बचतें होगी फ्रेंड, ठीक है, बचतें हानियों का रूप ले लेती है। आरंभ में ये आंतरिक एवं बाह्य बचतें पैमाने के बढ़ते प्रतिफल देती है, किंतु ये बचतें जब हानियों में बदल जाती है तो पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। तब क्या होते हैं? पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। इन दोनों प्रतिफलों के बीच की कड़ी पैमाने के स्थिर प्रतिफल की है। तो इनका एक सिंपल सा डिफिनेशन है। ठीक फ्रेंड, उतना लंबा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक सिंपल सा डिफिनेशन है, इसे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी कारकों में समान अनुपात में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है, और यह एक दीर्घकालीन अवधारणा है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि यह एक दीर्घकालीन अवधारणा है, और पैमाने के प्रतिफल का संबंध जो है सभी कारकों, जितने भी हमारे पास कारक होते हैं साधन के, ठीक है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, ठीक है, फील्ड, प्लांट, ये सभी को हम लोग फ्लैट, ये सभी को हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, समान अनुपात में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि कुल उत्पादन में भी हमारा परिवर्तन हो जाता है। पैमाने के 3 प्रतिफल होते हैं। ठीक है, एक दीर्घकालीन से संबंधित है, पैमाने के प्रतिफल जो है ये दीर्घकालीन से संबंधित है। तो इनके जो है 3 नियम है, यानी 3 प्रतिफल है। एक है पैमाने के बढ़ती प्रतिफल,
दूसरा है पैमाने का स्थिर प्रतिफल और एक है पैमाने के घटते प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को हम लोग कह सकते हैं कि इसमें पैमाने की बचतें अधिक होती है और पैमाने की हानियों से। किससे बचतें अधिक होती है? पैमाने की हानियों से, यानी हानि कम होती है और बचतें ज़्यादा होती है। इसमें क्या होती है कि पैमाने की बचतें बराबर होती है पैमाने की हानियों से। इसमें होता है कि पैमाने की हानियाँ अधिक होती है पैमाने की बचतों से। इसमें हानियाँ स्टार्ट हो जाती है, जितना बचत नहीं होता उससे ज़्यादा हानि होती है। इसमें क्या कहता है कि साधन आनुपातिक वृद्धि से उत्पादन आनुपातिक अधिक होता है। जितना साधन आनुपातिक में वृद्धि से उत्पादन आनुपातिक वृद्धि अधिक होती है। इसमें क्या होता है, साधन आनुपातिक वृद्धि से उत्पादन वृद्धि बराबर होती है और इसमें साधन आनुपातिक वृद्धि से उत्पादन आनुपातिक वृद्धि कम होती है। इन सभी को हम लोग अब एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, पैमाने की बचतें क्या है ये हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, पैमाने की बचतें और पैमाने की हानियाँ क्या होती है इसे हम लोग थोड़ी सी जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट्स आएंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक फ्रेंड, देखिए दीर्घकाल में उत्पादक को उत्पादन के आकार के बढ़ने के कारण संगठन तथा उत्पादन तकनीक में सुधार के कारण पैमाने की बचतें प्राप्त होती है, जिससे उत्पादन औसत लागत घट जाती है। कहना क्या चाह रहा है, दीर्घकाल में क्या होता है कि उत्पादक दीर्घकाल में यानी कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि जो उत्पादक होता है वो उत्पादन के आकार को अगर बढ़ा देता है, उत्पादन के आकार को बढ़ा देता है और तकनीक में भी सुधार कर देता है तो क्या होगी, पैमाने की बचतें होगी। यानी उसे बचत होगी या नहीं होगी, बचत होगी। ठीक है, और उसके जो उत्पादन में जो लागत होगी वो भी कम हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट भी हमारी गिर जाएगी। तो पैमाने की प्रतिफल जो होती है, पैमाने की बचतें होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक बचतें और एक होती है बाहरी बचतें। तो आंतरिक बचतें मतलब क्या होता है, अगर मान लेते फील्ड है, ठीक है, अगर हम लोग 5 परिवार हैं तो पांचों परिवार अगर इसमें काम करें तो हमारा पैसा क्या होगा, घर में ही बच जाएगा। तो हम लोग इसको आंतरिक बचतें कह सकते हैं। अगर लोग इसमें बाहर से काम करने आए फिर भी हमारा फायदा हो रहा है तो वो हमारी क्या होगी, बाहरी बचतें होगी। एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। ठीक फ्रेंड, इसी हिसाब समझिएगा और इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आंतरिक बचतें वे बचतें हैं जो किसी व्यक्तिगत फर्म जैसे एक अगर कोई काम करवाएगा तो एक ही व्यक्ति करवाएगा ना। ठीक है, विस्तार के कारण उपस्थित होता है। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उत्पादन हमारा बढ़ते जाता है, आंतरिक बचतें फर्म के अंदर ही उपस्थित होती है। आंतरिक बचतें इस प्रकार फर्म के आकार का एक फलन है। उत्पादन के आकार में वृद्धि के कारण फर्म की सभी उत्पत्ति के साधनों को विशिष्टीकरण नीति के अंतर्गत अधिक कुशलता के साथ प्रयोग कर सकती है। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के प्रयोग से आंतरिक बचतें उपस्थित होती, जिससे दीर्घकालीन औसत लागत घट जाती है। आंतरिक बचतों, यहाँ ठीक है बचत होगी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ क्या होगी, बचत। ठीक है, तो आंतरिक बचतों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण की बचतें कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग श्रम में भी क्या करते हैं, श्रम से भी हमें आंतरिक बचतें हो सकती है, श्रम विभाजन से भी। ठीक है, तकनीकी बचतें भी होती है। ठीक है, तकनीक से भी, टेक्नोलॉजी से भी हमारी बचत होती है। ठीक है, जैसे प्लांट का अगर अनुकूलतम प्रयोग, जैसे हमारे पास घर है। ठीक है, अगर हमारे पास ज़्यादा बड़ा घर है और घर में ही हर चीज़ को जैसे सामान वामान को रखते हैं तो हमारा किसी को अगर रेंट ना देना पड़े तो वो हमारा आंतरिक बचतें हो जाती है। अविभाज्य साधनों का पूर्ण उपयोग भी हो जाता है। अगर हमारा खुद का बहुत ज़्यादा बड़ा फील्ड है तो उनका भी क्या होता है कि उपयोग हो जाता है। तो ये सब हमारी आंतरिक बचतें में आती है। ठीक है, यहाँ फिर अगला क्या कह रहा है कि उत्पादन प्रक्रिया में बचे पदार्थ, जो अगर हम लोग उत्पादन करते हैं उसमें पदार्थ बच जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास क्या कह सकते हैं, जैसे हम लोग फल तोड़ लिए। ठीक है, फल तोड़ ली तो उनका जो पौधा बचा उनको गाय खा सकती है। ठीक है, बैल खा सकते हैं। उस तरह से यहाँ क्या कह रहा है कि जो उत्पादन प्रक्रिया में बचे पदार्थ का प्रयोग करके, उदाहरणार्थ उससे और भी कुछ चीज़ बनाया जा सकता है। जैसे वनस्पति घी बनाया जाता है, कारखाने में बचे पदार्थ को साबुन के उत्पादन में प्रयोग करके। प्रबंधनीय की बचतें क्या होती है, प्रबंध किए बचतें क्या होती है, तो कार्य कुशलता में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन देकर, कार्यात्मक विशिष्टीकरण करके। विपणन की बचतें क्या होती, वित्तीय बचतें। ठीक है, विपणन की बचतें और वित्तीय बचतें। जोखिम संबंधी बचतें, जैसे एक साथ कई वस्तुओं का उत्पादन करके हानि की संभावना को न्यूनतम करना। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से आपको यहाँ समझ में आ गया है। चलिए हम लोग बाहरी बचतें करते हैं। तो बाहरी बचतें वे बचतें हैं, ठीक है, बाहरी बचतें वे बचतें हैं, एक मिनट, बाहरी बचतें वे बचतें हैं जो उद्योग के विस्तार के कारण, जो फैक्ट्रियों के विस्तार के कारण उपस्थित होती है,
यथा जिनका लाभ एक या दो फर्मों तक केंद्रित न रहकर उद्योग की सभी फर्मों को समान रूप से मिलता है। ठीक है, यह क्या बोल रहा है कि यह एक दो फर्मों को लाभ नहीं होती बल्कि सभी फर्मों को लाभ होती है। बाहरी बचतों को निम्नलिखित रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। पहला, कुशल श्रम का सस्ती दर पर उपलब्ध होना। जो कुशल श्रम होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनको सस्ती दर पे उपलब्ध हो जाता है क्योंकि उत्पादकों के बीच प्रतियोगिता कम हो जाती है। तो बाहरी बचत क्या होता है कि लोग क्या होते हैं कि ज़्यादा मात्रा में काम करने आने लगते हैं तथा वे योग्य श्रमिकों को सस्ती दर पर प्राप्त करने के में सफल हो जाते हैं। परिवहन तथा संचार के साधनों का उपयोगी विकास होने से यातायात लागत न्यूनतम हो जाती है। वित्तीय संस्थाओं का विकास, सस्ती दर पर साख की उपलब्धता भी हो जाती है। लोन उन भी क्या होता है, सस्ते में मिलने लगती है। एक क्षेत्र में अनेक उद्योगों का विकास, अगर एक क्षेत्र में बहुत सारे उद्योगों का विकास होता है तो कच्चे माल की सहज उपलब्धता हो जाती है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उचित प्रशिक्षण द्वारा श्रमिक की कार्यकुशलता में वृद्धि, अनुसंधान एवं व्यावसायिक पत्रिकाओं के प्रकाशन से सूचना संबंधी बचतों की प्राप्ति। पैमाने की हानियाँ क्या होती, जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है फ्रेंड, एक सीमा के बाद जब उत्पादन मात्रा में वृद्धि की जाती है, जब सीमा खत्म हो जाने के बाद और भी अगर हम लोग उत्पादन से बढ़ाना चाहें तो वो हमारी क्या होती है कि पैमाने की बचतें पैमाने की हानियों में परिवर्तन हो जाती है। पैमाने की भी हानियों दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक हानियाँ, दूसरी होती है बाह्य हानियाँ। आंतरिक हानियाँ क्या होती है, आंतरिक हानियों के उपस्थित होने का मुख्य कारण यह है कि उत्पादन का विस्तार होता है। क्या होता है, जब उत्पादन का विस्तार होता है तो विस्तृत उत्पादन संगठन को नियंत्रण में रखना कठिन हो जाता है। बड़े संगठन की विभिन्न इकाइयों में सामंजस्य स्थापित करना प्रबंध तंत्र के लिए असंभव सा हो जाता है। निरीक्षण कार्य अवरुद्ध होता है जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ने लगती है क्योंकि ऐसी दशा में साधनों का कुशलतम प्रयोग संभव नहीं हो पाता। इस प्रकार एक बिंदु के बाद एलएसी वक्र ऊपर चढ़ने लगता है जो उत्पादन की अमित व्ययी दशा को सूचित करता है। बाहरी हानियां क्या होती है, तो बाहरी हानियां मुख्य उद्योग के विस्तार के कारण विभिन्न साधनों की बढ़ती हुई मांग के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जब उद्योग का विस्तार होता है तब कुछ उत्पत्ति के साधनों की मांग बढ़ जाती है। जब उद्योग का विस्तार होता है तो हमारी जो कुछ साधन होते हैं उनका डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाने के कारण वो दुर्लभ हो जाते हैं। अगर जैसे हमारा फैक्ट्री बढ़ रहा है, ठीक है, हमारे बहुत सारे जैसे 5 फैक्ट्री हो गए, 5 से 10 हो गए, तो क्या कच्चे मालों की उपलब्ध कराना सभी फैक्ट्रियों को संभव है, हमारे पास नहीं है। ठीक है, जिसके कारण उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जिनके कारण क्या होती है कि उनकी कीमतों में वृद्धि हो जाती है। साधनों की बढ़ती हुई कीमत समान रूप से उद्योग की सभी फर्मों के लागत वक्रों को ऊपर उठा देगी। साधनों की सीमितता उद्योग की फर्मों के मध्य स्पर्धा उत्पन्न करेगी, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करेगी क्योंकि प्रत्येक फर्म दुर्लभ साधनों को अपने उत्पादन में आकर्षित करने के लिए उन साधनों को ऊंचा मूल्य देकर दूसरी फर्मों से तोड़ने का प्रयास करेगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उत्पादन का एक ऐसा सीमा के बाद विस्तार से आंतरिक एवं बाह्य हानियां उत्पन्न होती है जिसके सम्मिलित प्रभाव से दीर्घकालीन लागत बढ़ने लगती है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारे पास, इसको हम लोग कल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है फ्रेंड, अगला वीडियो जो होगा हमारा पार्ट 6 होगा। ठीक है, पार्ट 6 में हमारा ये लगता है, हमारा हो सकता है कि ये वीडियो लास्ट में खत्म हो जाए। ठीक है, ज़्यादा बची नहीं है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड ना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कि मुझे पीडीएफ चाहिए करके। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।